पिछले कुछ दिनों में कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर काफी बहस जो है वो देश भर में छिड़ी हुई है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा ये कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उन्होंने आयुर्वेदिक चीज़ों के जरिए और नेचुरल चीज़ों के जरिए कैंसर 4th स्टेज के कैंसर को बीट किया है। लेकिन एलोपैथी डॉक्टर्स का जो कहना है कि इसमें एलोपैथी का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गीता जोशी, जो कि आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट हैं। सीधे तौर पर उनसे बातचीत करते हैं कि कितनी सच्चाई इसमें है और क्या वाकई इस तरह का कोई चमत्कार हो सकता है। मैम, वैसे तो हमने देखा है कि आयुर्वेद में हर किसी चीज़ का ट्रीटमेंट है और सबसे पुराना जो ट्रीटमेंट थेरेपी है वो भी यही है। लेकिन जिस तरह से कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर अभी आपने भी देखा होगा कि जिस तरह नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि 4th स्टेज कैंसर को उन्होंने बीट किया आयुर्वेदिक और नेचुरल चीज़ों के जरिए, कितनी सच्चाई इसमें है? क्या ये वाकई पॉसिबल है? देखिए, बात ऐसी है कि आयुर्वेद इज द एंशियंट साइंस, जो कि हमको हमारी तो वैदिक प्रकृति से हमारे वैदिक चीज़ों से ही ये आयुर्वेद आया है। कैसे आया है? समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में से भगवान धन्वंतरी जो है आयुर्वेद को लेके आए। तो हमारा तो एंशियंट सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मेडिसिन इज आयुर्वेदा, राइट? और फ्रॉम वेयर एलोपैथी इज ड्राइव्ड? एलोपैथी इज ड्राइव्ड फ्रॉम आयुर्वेदा। ठीक है, जब आयुर्वेदा एलोपैथी आयुर्वेदा से आई है तो उसमें ट्रीटमेंट तो पॉसिबल है। बट जो चीज़ें उन्होंने जो अपने तौर पे दावा की है कि भी वो ठीक हो गई हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो हम टेस्टिंग करेंगे, जैसे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, उनकी अपनी जगह बात ठीक है। जब तक हम किसी चीज़ को टेस्ट ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि भी ये कैंसर है। अगर कैंसर है तो कैंसर भी बहुत तरह का होता है। फैलने वाला भी होता है, मेटास्टेक्सिस जिसमें हो रहा है और जिसमें नहीं हो रहा है। और कई जगह हमारे शरीर में गिल्टियां बनती हैं, नॉन कैंसरस एंड कैंसरस, राइट? तो अब मेन क्या है, जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है उससे क्या होता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बिल्कुल गिर जाती है, जीरो हो जाती है। जैसे आपने कीमोथेरेपी दी, जीरो हो गई। अब उन्होंने कीमोथेरेपी तो ली, रेडिएशन की, वो बढ़ते ही जा रहा था। तो अब उनके शरीर की क्या हुई मैडम की सारी इम्यूनिटी जो है ना, वो खत्म हो गई। जब उनकी इम्यूनिटी खत्म होने के कारण उनकी इन्फ्लामेशन बढ़ती चलेगी, कैंसर जो है बढ़ता ही चला गया। तो जब उन्होंने आयुर्वेदिक डाइट को जो फॉलो किया, उससे क्या बेनिफिट हुआ? उससे ये बेनिफिट हुआ कि उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज हुई। जब उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज हुई तो सेल्स ने काम करना शुरू कर दिया। जब सेल्स ने इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ के साथ काम करना शुरू हुआ तो वो रिकवर कर गई। दैट इज द स्टोरी, है ना? अब क्या होता है कि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ें हैं, वो इस तरह से प्रेजेंट कर दी जाती हैं कि लोगों को लगने लग जाता है कि भाई बस इसी को फॉलो कर लो, कोई कहता है इसको फॉलो कर लो। दोनों ही सिस्टम मेडिसिन के बहुत ज़रूरी हैं। मैम, जिस तरह से टाटा मेमोरियल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी एक साइन करके एक मेमोरेंडम पास किया है कि ये पॉसिबल नहीं है, कीमोथेरेपीज जो हैं वो कैंसर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होती हैं, इसके बिना ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता है। तो अब क्या वाकई कीमोथेरेपीज देना, क्योंकि जिस तरह आपने भी बताया कि कीमोथेरेपीज जो होती हैं बॉडी पे सारा हेयर लॉस हो जाता है, इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, रेडिएशन हमारी बॉडी में एंटर करती है, तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव आयुर्वेदा के पास नहीं है? देखिए, इसका ऑल्टरनेटिव तो अभी नहीं है। इसका ऑल्टरनेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि आजकल मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न ट्रीटमेंट है। एवरीबडी विल फील रेडी टू टेक द मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, राइट? और एंशियंट साइंस से हम ट्रीट भी नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज मॉडर्नाइज्ड। जब सारा कुछ मॉडर्नाइज्ड है तो आपको पता कैसे चलेगा भी कैंसर है? अगर कैंसर है तो उसको रोकने के लिए आप कीमो तो देंगे। आप कीमो देंगे, अगर दोनों थेरेपीज को साइड बाय साइड ले लें तो उसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि डाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको आयुर्वेद कवर कर देगा, मेरा मानना तो ये है। और दूसरी क्या चीज़ है, जो नवजोत सिंह सिद्धू जी ने कहा, उन्होंने अपनी वाइफ की इम्यूनिटी को इंक्रीज कर लिया और उससे वो रिपेयर, उनका जो है ना क्योर हो गया। अब जो क्योर का मतलब ये होता है कि आगे भी हमको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा ना, कि कैंसर सेल्स को हमें मैनेज करके रखना पड़ता है। हर चीज़ की मैनेजमेंट है। सो दैट इज एन मैनेजमेंट ऑफ अ डिजीज। तो अब इतने बड़े इंस्टीट्यूट बनाने की फिर ज़रूरत नहीं थी।
तो इंस्टीट्यूट्स बने, उनकी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, आयुर्वेदिक मेडिसिन की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। जैसे उन्होंने कहा कि 40 डेज में ये सारी चीज़ें हो गई। टाइम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कीमोथेरेपीज का भी कुछ फिक्स नहीं होता है, किसी को कितनी लगती है, किसी को कितनी लगती है, बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। अगर आयुर्वेदा की बात करें तो क्या 40 डेज, 1 मंथ, 6 मंथ ऐसा कोई पीरियड है कि अगर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट भी लेते हैं तो उसमें हम इस चीज़ को बीट कर सकते हैं? Yes, we can beat certain things by Ayurveda also, but time period भी patient के according होता है। It is not like that कि भी एक पेशेंट को अगर 40 दिन लगे, दूसरे को 3 महीने भी लग सकते हैं, चौथे को 6 महीने भी लग सकते हैं। अब इसके अंदर कोई भी हम दावा नहीं कर सकते कि इस ट्रीटमेंट से ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि अगर हम क्लेम करते हैं तो हमारे पास प्रमाणित करने के लिए उसके कोई प्रमाण नहीं है, हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट तो नहीं है ना। जब डॉक्यूमेंटेशन, आज का वर्ल्ड क्या मांगता है, डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन कोई चीज़ें हम डॉक्यूमेंटेड भी नहीं कर सकते हैं। अब जैसे हम खाना खाते हैं, हमारा सिस्टम एक काम कर रहा है, तो उसको डॉक्यूमेंटेड तो है नहीं वो, कि हम जो खाना खा रहे हैं वो एक हमने बना दिया सिस्टम। वो सारा आयुर्वेदिक में भी ये लिस्टेड है कि ये पाचक तंत्र है, ये रेस्पिरेटरी तंत्र है, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी, जैसे अब एलोपैथिक वाले वो धरण को नहीं मानते, हम धरण मानते हैं। तो अब उन्होंने लेटर ऑन स्टेजेस पे कह दिया कि भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन होती है, लेकिन हम लोग ठीक कर लेते हैं। अब कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी नहीं चलती हैं, और कोई टाइम पीरियड हम फिक्स नहीं कर सकते किसी भी पेशेंट का कि वो उनका 40 डेज में ठीक हो गया, हो सकता है किसी पेशेंट का ठीक भी ना हो। तो आपका ये कहना है कि अगर दोनों ही ट्रीटमेंट साइड बाय साइड चलें तो किसी एक अकेले पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते, अगर दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलेंगी तो ये और ज्यादा इफेक्टिव साबित हो। जी बिल्कुल। जैसे मैं तो ये मानती हूँ, जब एलोपैथिक ड्राइव ही आयुर्वेदा से हुई है, तो अगर आयुर्वेदा और एलोपैथिक का कॉम्बिनेशन दोनों साइड बाय साइड चले, जैसे अब हमारी सेंटर गवर्नमेंट भी कर रही है ना, सेंटर गवर्नमेंट ने भी हमारे बहुत सारे लोगों को प्रमोट किया है, आयुर्वेदा को प्रमोट कर रही है, योगा प्रमोट हुआ, इंटरनेशनल रुझान भी अब बढ़ रहा है आयुर्वेद की तरफ, है ना? जैसे इंटरनेशनल योगा डे बना, तो अब योगा तो पहले से था, लेकिन लोगों को अब हमने अवेयर कराया। इसी तरह से हमारे पास अभी कोई भी वैज्ञानिक रूप से चीज़ें अवेलेबल नहीं है, या डॉक्यूमेंटेशन हमारी नहीं है। हम धीरे धीरे करके उसको डॉक्यूमेंट करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। बट मेरा ये मानना है कि आज के युग में अगर दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हम लेते हैं तो हमें बेनिफिट होता है। अब जैसे लोग बोलते हैं डाइट, आयुर्वेदिक डाइट और एक डाइटिशियन की डाइट, दोनों में डिफरेंस है। हम लोग जो डाइट देते हैं वो प्रकृति के अनुसार देते हैं। प्रकृति मतलब द नेचर ऑफ द बॉडी, नेचर ऑफ द बॉडी के अकॉर्डिंग। जैसे किसी इंसान की पैथिक प्रकृति है, पैथिक का मतलब उसको बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, किसी की कफज है जिसको बहुत कफ बनता है ना, दैट इज म्यूकस, ठीक है। और एंड किसी की वातिक होती है जिसको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक होता है। तो ये हमारी 3 तरह की प्रकृति हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अभी हमारी एक नेशनल प्रोग्राम है आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से, कल एक ऐप लॉन्च होना है, ठीक है, प्रकृति परीक्षण ऐप। वो प्रकृति परीक्षण ऐप इसलिए लॉन्च कर रही है ताकि लोगों की हम प्रकृति जांच कर सकें कि वो पैथिक है, वातिक है कि कफज है। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और हाउ टू लिव योर लाइफ, है ना। तो लाइफ स्टाइल जो है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट फिर फैक्टर आ जाता है। अब लाइफ स्टाइल का मतलब ये नहीं है कि आपने कितना, अब लोग भागने दौड़ने वाले भी हैं, जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं उनको भी बीमारियां हुई हैं, उनको भी बड़े बड़े कैंसर्स हुए हैं, वो भी फिट रखते हैं, डाइट ठीक रखते हैं। लेकिन अब क्या होता है, प्रकृति परीक्षण का मतलब ये होता है कि आपकी जो नेचर ऑफ बॉडी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप डाइट लेते हैं तो आप बीमारियों, इम्यूनिटी आप हर बॉडी टाइप डिफरेंट है, और जिस तरह आपने कहा कि टाइम भी हर बॉडी टाइप के हिसाब से लगेगा, ट्रीटमेंट, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स जो होने हैं वो भी बॉडी टाइप के हिसाब से लगेगा। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद को लेकर लोग अवेयर भी हो रहे हैं, और आयुर्वेद स्पेशलिस्ट गीता जोशी जिसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने भी ये कहा कि दोनों ट्रीटमेंट्स का एक साथ चले तो वो एक इफेक्टिव रिजल्ट देगा। बट ये कहीं भी नहीं कहा गया, क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल है, वो एरा जो है वो एक नया एरा है, चेंज हो रहा है, सोशल लाइफ चेंज हो रही है, तो इसीलिए दोनों ट्रीटमेंट जरूरी है, किसी भी एक ट्रीटमेंट पर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। लोगों को बड़ा ही गलत फहमी है चीजों के बारे में। They don't have the knowledge। जैसे अब उन्होंने कह दिया कि भी जस्ट दिस इज द सिस्टम, यू नो, कि आप इस सिस्टम को फॉलो कर लें। अब लोग डाइट, वो ये नहीं सोचेंगे कि उनका तो पहले इलाज हो चुका है, वो कीमोज ले चुकी है। तो किसको स्ट्रॉन्ग किया? इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया। जब इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो सेल्स विल बी एबल टू,
ऐसे है, ठीक है इस तरह। प्रदेश में बढ़ते AQI लेवल्स के साथ ही स्कूल्स में एक बार फिर से छुट्टियां हो गई हैं और बच्चे घर से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और इसमें मेजरली छोटे बच्चे हैं जो प्राइमरी क्लासेस के बच्चे हैं, 1st to 5th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं और एक बार फिर से बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चों के लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है, इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर नीरज मौजूद हैं। सर, जानना चाहेंगे, जिस तरह से स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हम देख रहे हैं कि इससे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, सोशली, इमोशनली, बहुत एक इम्पैक्ट जो है वो बच्चों के जो सॉफ्ट, हम कहें कि उस टाइम ब्रेन भी इतना डेवलप्ड नहीं होता है, तो किस तरह से हार्मफुल इम्पैक्ट्स ये चीज़ें बच्चों पर डालती हैं? पहले तो आपका थैंक्स कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बात करने पर। आजकल डिजिटल जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। उसके कई कारण हैं और कई सारे इसके हार्म्स भी हैं। तो हार्म्स इसके क्या है वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। एक तो होता है फिजिकल हार्म, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा ऑनलाइन रहेगा उतना उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ उसकी कम होंगी। सेकेंडली, उसका जो पोस्चर होता है, बिकॉज आपका नेक यूज़ होता है, आपके हैंड्स यूज़ होते हैं, तो कई तरह के फिजिकल जॉइंट प्रॉब्लम्स भी इसमें आते हैं। सेकेंड है मेंटल प्रॉब्लम्स, बिकॉज जो हम बने हैं ह्यूमन, वो हम रिलेशनशिप और 2 वे कम्युनिकेशन के लिए बने हैं, जबकि जो स्क्रीन है वो 1 वे कम्युनिकेशन होता है। और स्पेशली हमें पता है कि बच्चों की जो मेंटल ग्रोथ है वो पहले 3 to 5 ईयर्स में मैक्सिमम होती है। तो इस समय उसको फिजिकल इंटरेक्शंस की ज़रूरत है, नहीं तो हम कई तरह के लर्निंग प्रॉब्लम्स, कई तरह की हम स्पीच डिलेज, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स, एग्रेसिव बिहेवियर, कई सारी प्रॉब्लम्स हम लोग ये देखते हैं। आईज़ की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बिकॉज अगर आप बाहर नहीं जाते तो आईज़ फोकस्ड रहती हैं स्क्रीन पे, तो वो आईज़ के नुकसान होते हैं। तो इस तरह से कहीं सारे एकेडमिक इवन नुकसान होते हैं अल्टीमेटली। तो बट हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि ऑल स्क्रीन इज़ नॉट बैड, बिकॉज स्क्रीन जो है वो जैसे आपने बताया कि स्कूल में लर्निंग के लिए यूज़ होता है। हम कई तरह के आजकल स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, और जब पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बाहर हों तो उनसे इंटरेक्शन, तो फैमिली या फ्रेंड से इंटरेक्शन के लिए भी स्क्रीन यूज़ होता है। तो इट हैज़ टू बी अ वेरी जुडिशियस एंड एज अप्रोप्रिएट मैं यूसेज। वही कहना चाह रही थी सर, एज अप्रोप्रिएट कितना टाइम लिमिट है जो कि एक गुड टाइम लिमिट हो सकता है, वो मतलब खतरनाक ना हो, एक बाउंड्री जो है वो क्रिएट करनी चाहिए पेरेंट्स को भी, तो वो कितने ड्यूरेशन की होनी चाहिए, कितना टाइम सेफ टाइम है? ये बिल्कुल इस पे क्लियर कट गाइडलाइंस है हमारी जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है उनकी तरफ से, कि पहले 2 ईयर्स तक द स्क्रीन टाइम हैज़ टू बी 0। एंड व्हाट डज स्क्रीन टाइम मीन्स? इट मीन्स मोबाइल, इट मीन्स टीवी, इट मीन्स लैपटॉप, इट मीन्स एनी हैंड हेल्ड डिवाइस। तो लेस देन 2 ईयर्स में 0, एक्सेप्ट ओकेजनली अगर सपोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हो रही है तो। देन 2 to 5 ईयर्स में मैक्सिमम 1 आवर इन अ डे, जो कि 30 मिनट्स के 2 सेशंस हों, और उसमें भी मेनली फॉर एजुकेशनल या स्किल, या फिर जो चैटिंग वाली हमने बात की अभी। एंड इट हैज़ टू बी सुपरवाइज्ड, पेरेंट्स हैव टू बी विद द चाइल्ड एट दैट टाइम। ये हमारा 2 to 5 ईयर्स पे हो गया, मैक्सिमम 1 आवर इन अ डे। एंड अबव 5 ईयर्स देन इट हैज़ टू बी मैक्सिमम 2 आवर्स इन अ डे, एंड उसमें भी 30 मिनट्स के सेशंस हों। बहुत ज़रूरी है कि को सुपरविजन हो। एंड थर्डली, जो ये स्क्रीन टाइम है, इट शुड नॉट इंटरफेयर विद बेसिक थिंग्स लाइक गुड फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड। सो ये गाइडलाइंस हैं इनकी। वही, अगर जिस तरह से आपने बताया कि पेरेंट्स को सुपरविजन करना चाहिए, इसके अलावा और क्या है जो पेरेंट्स कर सकते हैं, जिस तरह बच्चों को इनकरेज करना, फिजिकल एक्टिविटी में भी उनके साथ इन्वॉल्वमेंट होना, उनके साथ इंगेजमेंट करना ज़रूरी है ताकि वो लोग स्क्रीन को निगलेक्ट करें? एब्सोल्युटली, बिकॉज बच्चा कब स्क्रीन यूज़ करता है, या पेरेंट्स उसको पकड़ा दें या जब उसके पास कोई टाइम ना हो। तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया में स्टडीज़ हुई है कि मीडियन एज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रीन टू चिल्ड्रन इज जस्ट 10 months। 10 महीने के काफ़ी बच्चे जो हैं पेरेंट्स ने उनको स्क्रीन दे दिया होता है, और 18 months दैट मीन्स 1.5 ईयर तक की एज के ऑलमोस्ट सारे बच्चों को, और ये इंडिया की स्टडीज़ हैं, स्क्रीन टाइम यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स
बच्चा रो रहा है तो कामिंग के लिए दे देते हैं, खाना नहीं खा रहा तो उसको दिखा के खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स को फर्स्ट जानना, जो अभी हमने गाइडलाइंस बताई। सेकेंड है पेरेंट्स हैव टू बी गुड रोल मॉडल्स, क्योंकि पेरेंट्स अगर खुद बच्चे के सामने हर वक्त यूज़ करते रहेंगे तो वो बच्चे को कैसे मना करेंगे। और थर्ड है हर चीज़ की शेड्यूलिंग करना, तो इसको कहते हैं हम कि डिजिटल रूल्स। तो घर में भी डिजिटल रूल्स बने गाइडलाइंस के हिसाब से, और कुछ पीरियड्स ऐसे हों जिसको हम कहेंगे डिजिटल फ्री पीरियड, ठीक है, डिजिटल फ्री जोन्स इन द हाउस, कि आप डाइनिंग टेबल पे हैं तो कोई डिजिटल चीज़ नहीं चलेगी। ये एक अंडरस्टैंडिंग, और जब हम बच्चे को क्लियरली बताएंगे और फॉलो करेंगे वो फॉलो करना आसान हो जाता है उसके लिए। वेग कहना कि कम करो ना करो, उससे बात नहीं बनती। तो एक अच्छी हैबिट्स डेवलप करना, रूल्स डेवलप करना और पेरेंट्स को अच्छा रोल मॉडल करना, प्लस साथ में बच्चा कैसे अपने आप को बिजी रखे। सो पेरेंट्स विल हैव टू डिवोट टाइम फॉर इंटरेक्शन विद द चाइल्ड, और फिजिकल एक्टिविटीज़ वो कैसे करे, किन गेम्स में बिजी रहे, फिजिकल गेम्स में कौन सी बुक्स हों उसके पास। तो ये सारी चीज़ों में जब बच्चा बिजी रहेगा तो अपने आप ही स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। पेरेंट्स अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट करेंगे तो अपने आप बच्चे की लाइफ में बाउंड्रीज आएंगे। मॉडल तो हमें रहना ही पड़ेगा। और ये जो फूड के साथ रिलेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसी से शुरू में स्टार्ट होता है कि बच्चा खा नहीं रहा तो उसको मोबाइल दिखाया, टीवी दिखाया और खिलाते रहे। अब ये क्यों पेरेंट्स करते हैं? पेरेंट्स इसलिए करते हैं बिकॉज वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि बच्चा एक लेवल से ज़्यादा खाए। तो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि बच्चा इतना तो कम है, इतना खाना है उसने। अब बच्चा तो इतना करके बंद कर देगा क्योंकि उसका तो पेट भर गया, बट पेरेंट्स ज़्यादा खिलाना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे वो मोबाइल या टीवी आ जाता है कि डिस्ट्रैक्ट किया और मुंह में उसको डालते रहे। तो इसलिए पेरेंट्स शुड बी अवेयर कि व्हाट आर गुड डाइटरी हैबिट्स। लेकिन आपने जैसे कहा कि जितने एज ग्रुप में आपने कहा कि इतने घंटे का अलाउड है, लेकिन स्कूल से जो भी टाइमिंग है वो इस टाइम को कहीं ना कहीं एक्सीड करता है। एक्चुअली तो एनसीईआरटी ने, जो ये नेशनल जो स्कूल्स को गवर्न करती है एनसीईआरटी, इन्होंने स्कूल्स को गाइडलाइन दी हुई है। कोविड टाइम में गाइडलाइन बनी थी कि जो प्री प्राइमरी बच्चे हैं, स्कूल्स उनको अगर ऑनलाइन क्लास करनी है तो 30 मिनट से ज़्यादा ना हो। फिर जो बड़ी क्लासेस हैं 1 to 8th, उसमें मैक्सिमम 1 आवर, जिसमें 30 मिनट के 2 सेशंस, और 9 to 12 क्लासेस जो हैं उसमें 30 मिनट के 4 क्लासेस। तो ये एनसीईआरटी ने स्कूल्स को गाइडलाइन बना के दी हुई है। अब वो स्कूल्स को करना है कि फॉलो करें वो गाइडलाइंस को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बात करने के लिए, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये सेशन रहा और काफ़ी जानकारी आपने साझा करी, जिसमें मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और स्कूल्स को भी जो गाइडलाइंस दी हुई हैं बच्चों की हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखते हुए उन्हें फॉलो करना चाहिए।